सभासदों, माननीय सभापति जी, papers to be laid on the table. Sripad Yeshonaik. Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the paper listed against my name as serial number 1 of today's revised list of business. Dr. Jitendra Singh. Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers listed against my name as serial number 2 of the revised list of business. Thank you, Chairman, sir. Sri Prahlad Singh Patel. माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्य की संशोधित सूची में क्रम संख्या 3 पर अपने नाम के समक्ष उल्लिखित कागजात को सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूं, जो खुदाबख्श लाइब्रेरी, NJDCC, ललित कला अकादमी, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय, संगीत अकादमी, राष्ट्रीय नाट्य परिषद, तिब्बती ग्रंथ अभिलेख, NCZCC, गांधी स्मृति और दर्शन, CCRT और पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र से संबंधित है। अश्विनी कुमार चौबे। महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 4 में मेरे नाम के सामने उल्लिखित कागजात को सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूं। अनुराग सिंह ठाकुर। With the permission, I rise to lay the papers mentioned against my name at serial number 5 in the revised list of business for today. Message from Lok Sabha Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha sitting held on the 16th of March 2020 passed the Appropriation Bill 2020. The Speaker has certified that the bill is a money bill within the meaning of Article 110 of the Constitution. I lay a copy of the Appropriation Bill 2020 on the table. Report of the Department-Headed Parliamentary Standing Committee on Chemicals and Fertilizers. Sri Vijay Pal Singh Tomar. माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में अपने नाम के सामने अंकित सूचीबद्ध रसायन और उर्वरक मंत्रालय उर्वरक से विभाग के उर्वरक राज्य सहायता प्रणाली का अध्ययन विषय के संबंध में रसायन उर्वरक संबंधी स्थायी समिति का 5वां प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूँ। Report of the Committee on Empowerment of Women, Srimati Vandana Chauhan. Sir, I rise to lay a copy each of Hindi and English versions of the second report of the 17th Lok Sabha of the Committee on Empowerment of Women 2019-2020 on action taken on 15th report of the 16th Lok Sabha on the subject working conditions of women teachers in schools as listed against my name in today's list of business. Jiro over Sri Rajamani Patel. माननीय सभापति जी, मैं बरगे तथा बाण सागर नहर से सिरमौर तथा सिमरिया क्षेत्र में सिंचाई के संबंध में बाण सागर सिंचाई परियोजना से किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन जिला रीवा त्योंथर के लिए सिंचाई हेतु क्योंटी नहर का निर्माण सिरमौर मुख्यालय से भूमिगत नाली का निर्माण कराए जाने से सिरमौर मुख्यालय तथा राजगढ़, दुलहरा, बलहरा, कररिया आदि गांवों में किसान सिंचाई सुविधा से वंचित हो रहा है। मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि क्योंटी नहर का निर्माण कार्य ऊपरी सतह से नाली नहर निर्माण कराया जाए अथवा सिरमौर मुख्यालय के पास मुख्य नहर से लिफ्ट कराकर किसानों को सिंचाई पानी देने की कार्यवाही के आदेश देने की कृपा करें, ताकि सिरमौर मुख्यालय, राजगढ़, दुलहरा, बलहरा और कररिया गांव के किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल सके। माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से सिमरिया क्षेत्र जो है पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ सिंचाई के साथ पानी पीने की समस्या है, मवेशियों के लिए पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस पहाड़ी अंचल के लिए बरगी बांध सिंचाई नहर निर्मित कराकर जरमोहरा सिंचाई बांध सिमरिया में पानी पहुंचाकर सिमरिया पहाड़ी क्षेत्र के वंचित गांव के किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु तत्काल योजना की स्वीकृति प्रदान करें। इससे सिंचाई के साथ साथ पीने के पानी की समस्या तथा मवेशियों के लिए पानी की जो समस्या है वो समस्या का निराकरण हो सकेगा। धन्यवाद राजामणि जी। डॉक्टर अशोक वाजपेयी। माननीय सभापति जी, आपकी अनुज्ञा से मैं एक बड़ा गंभीर प्रश्न सदन के संज्ञान में उपस्थित करना चाहता हूँ। मान्यवर, आज देश में बड़ी संख्या में डायबिटिक 1 के केस बढ़ते जा रहे हैं। मान्यवर, 2 तरह की डायबिटिक होती है, एक टाइप 1 और टाइप 2।
टाइप 1 उन छोटे छोटे बच्चों में 2 साल 3 साल 4 साल के बच्चों में टाइप 1 के केसेस पाए जाते हैं। और मान्यवर आज ये समस्या धीरे धीरे विकराल रूप लेती जा रही है। स्थिति है कि ग्रामीण क्षेत्र में न तो वहाँ जांच और परीक्षण के कोई कारण हैं और लोग जान नहीं पाते उनके बच्चे टाइप 1 डायबिटिक से ग्रसित हैं और धीरे धीरे वो उनकी स्थिति खराब होती जाती है। जब गंभीर हालत होती तब कहीं वो किसी अस्पताल में जाके टेस्ट कराते हैं, तब मालूम होता है कि टाइप 1 डायबिटिक के मरीज हैं। टाइप 1 डायबिटिक के लिए मान्यवर जो इलाज है वो केवल इंसुलिन का इलाज है। इंसुलिन पर ही मरीज को जीवित रखा जा सकता है। तो इस तरह से 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चों को इंसुलिन पर लगातार उनको रखना, इंसुलिन की व्यवस्था बड़े शहरों में तो उपलब्ध हो जाती है, ग्रामीण क्षेत्र में इंसुलिन का उपलब्ध होना, फिर उसको कहीं फ्रीज़र में ठंडी जगह पे रखना, बिजली नहीं, वहाँ पर इस तरीके से रेफ्रिजरेटर नहीं जहाँ बच्चों के लिए इंसुलिन को सुरक्षित रख सकें। इसके अलावा मान्यवर बच्चों के लिए महंगी भी बहुत पड़ती, गरीब बच्चों के लिए संभव नहीं होता। गरीब माँ बाप के लिए बच्चों को टाइप 1 डायबिटिक के लिए इंसुलिन की व्यवस्था लगातार कर सकें। कई बार बच्चे हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाते हैं, उनका ब्लड शुगर लेवल नीचे गिर जाता है और ये पता नहीं लगता और बच्चे कई बार मूर्छित हो जाते हैं और उनकी स्थिति गंभीर होती है। कई बार जांच की कमी के कारण बच्चे उनका शुगर लेवल बहुत बढ़ जाता है। ये गंभीर स्थिति बनी हुई है। इस ओर सरकार का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूँगा कि टाइप 1 डायबिटीज़ की ओर, क्योंकि ये वंशानुगत भी होती है और बच्चों में स्वतः भी अगर वंशानुगत परंपरा नहीं भी है उसके बाद में बच्चों में टाइप 1 डायबिटिक हो जाती है। मान्यवर इससे एक बड़ा प्रभाव और हमारी एक बड़ी आबादी पर पड़ रहा है। उनके लिए इलाज एक बड़ी कठिनाई है कि वहाँ पर उन बच्चों का इलाज, उनका समय समय पर जांच परीक्षण, शुगर लेवल की जांच करना ये संभव नहीं हो पाता। इसके लिए सरकार से मेरा आग्रह होगा कि टाइप 1 डायबिटिक एक तरीके से ये एक विकलांगता है कि बचपन से ही, जन्म से ही टाइप 1 डायबिटिक से ग्रसित बच्चे होते हैं। उनको उस विकलांगता की श्रेणी में रखते हुए उनको सारी सुविधाएं दी जाए। इन बच्चों को इलाज के लिए कोई विशेष व्यवस्था सरकार करे टाइप 1 डायबिटिक के लिए। इनके लिए सस्ती दरों पर इंसुलिन उपलब्ध कराई जाए, इनके लिए टेस्टिंग किट उपलब्ध कराई जाए ताकि गांव में बच्चों का शुगर लेवल टेस्ट किया जा सके और वो बच्चे जो टाइप 1 डायबिटिक से ग्रसित हैं उनका समय पर इलाज हो सके। माननीय इस गंभीर समस्या की ओर मैं आपका और सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार से मांग करता हूं प्राथमिकता के आधार पर टाइप 1 डायबिटिक के लड़ने के लिए समुचित व्यवस्था की जाए। बहुत विषय महत्वपूर्ण है, आपने सुझाव दिया अच्छा है, मगर उसमें से एक विषय जो है उनको विकलांग का श्रेणी में रखना अच्छा नहीं, बचपन से उनका माइंड अपसेट हो जाएगा। तिरु एम षणमुगम। Thank you, Chairman, sir. I would like to draw the attention of the Minister through you on the crisis of the jobless employees. Sir, due to the instability in the current economic scenario, the lakhs and lakhs of workers from IT sector, automobile sector, MSME and agriculture sector are jobless. Without any prior notice, they are being shunted out. The leading automobile manufacturer in Tamil Nadu, the Ashok Leyland, declared 4 days layoff in a week. The TVS, which is known for its product worldwide, declared a layoff in the history of its inception. In Coimbatore, many leading companies like Lakshmi Machine Works, etc., have kept their workers away from the job for 3 days in a week. The companies which are in the manufacturing process, accessories also, could not escape from the tsunami. It is a shocking news that the Ashok Leyland unit itself, 14,000 contract laborers have been shown to the door and they are in the street. They are in dark and don't have any clue about their future. The IT sector is responsible to make 30% of the workers become jobless. The regular employees of these private firms who are kept in layoff are forced to lose their half of the monthly salary, and the sudden reduction in the revenue have definitely made them in great stresses. After entering into a firm with a record qualification, the talent they might have thought that it would be a permanent job for them, and accordingly they got into marriage and started lead a family life. The senior employees of the dream fulfill their duty to their family, including conducting marriages to their children, are made in great financial loss due to the sudden change in the
industrial scenario of the country. It is learned through the electronic media and the newspaper. The government is so sympathetically on the employers and multinational companies on their loss of revenue and magnanimously extended financial support by way of subsidies and waiving loan from the nationalized bank. Crores and crores of rupees have been waived off in case of big business firms and capitalists. I would like to put the attention of the minister to evaluate a method of extended supporting hand to the poor employees who have spent their young and energetic tenure for the betterment of the companies. I request that the suitable compensatory scheme should be introduced to compensate the pecuniary loss to the employees in unforeseen eventualities like a current situation. I would like to know the Honourable Minister whether the government is having any such plan to compensate the loss of wages of the employees. Jose K. Money. To send the name. Sir, thank you, sir. The world economy is facing another slowdown, another recession. The Organization for Economic Cooperation and Development had reduced the forecast for global GDP growth rate by 0.5% to 2.4%. The same trend is expected in the Indian economy. Sir, expecting a fast and continuous increase in the GDP, the entire industry had gone behind the expansion free. When cheap money with a lower interest rate were available, all had taken maximum loans from financial institutions for expansion. Almost the entire corporate sector borrowed heavily. When the corporate sector borrowed heavily, the personal loans and consumption loans offered by the banks attracted the individual also to borrow heavily. So there is an economic slowdown in India too. Add to this the effect of COVID-19, the coronavirus, the traders, the market, there is total slowdown in the market and in the industry also, especially the small and marginal farmers and also the middle income and lower income group. These people have borrowed personal loan, agriculture loan, and they do not have, because of this slowdown, almost 50% of the industry sales and production has been decreased. It has an after effect on the small farmers and also the individuals also. Now, as you know, this is the financial year end in March 31st. A strong drive will be done by the commercial bank, the scheduled bank, the corporate bank to bring back the debts and also remove the NPA. But the poor man, the common man, do not have any revenue, any money to pay back. And all their house and the property has been going to be attached because of the bad debts. My request to the government is that for the next 6 months, from January to June 2020, the persons who have taken a loan by maximum of 10 lakhs, the interest has to be waived, and the central government maybe direct the commercial bank to waive the money. In short, the government should compensate the commercial bank for the interest taken or the loan taken by the common man who is in dire strait. This is my plea, sir. This is all over India. Right. It has happened. Hope that the government will take a positive view. Okay. Reschedulement is understandable. If everybody asks for a waiver, then what will happen? Sri Manas Ranjan Bunia. Sir, thank you, sir. Reschedule is okay. I will draw the attention of the entire cabinet and at the same time to the honorable members of this August House through you, sir. Sir, socio-economic survey was conducted in the year 2011. It is the indicator to fix all economic help to the people of India, may it be rural, may it be in urban area. Depending on the parameters of the socio-economic survey, the Prime Minister Awas Yojana and other benefits to the citizen of India are fixed. But very unfortunately, everyone will definitely will agree with me. The list has so many faults. Say, for example, one poor man with his
full honesty, told the surveyors that I have 2 bicycles, 1 motorcycle, but a person who is having everything is denying to the surveyor that I have nothing. So the poor have become rich and the rich have become poor. Depending on the parameters of the socio-economic survey, the entire country in all the states, the central government and the state governments are duty bound to follow that list. As a result, the poor are neglected in many cases, not all the cases, in many cases. So in this critical situation, when the state governments and the central governments are afford to help the poor people for their socio-economic upliftment in their livelihood by extending all programs, including socio-economic programs in the urban and the rural area, it is my very, very sincere request to the government, and everyone will agree with me, that the people should not suffer by the faulty list prepared by the surveyors during that period of 2011, which is affecting us entirely throughout the country. I have sincere request through you, sir, to the government. Kindly review the socio-economic survey list and give the order for fresh survey to give benefit to the poor people of all cross-section of the society. Thank you, sir. Thank you. Liquor you have to write and give. Srimati Jaya Bachchan. Dr. Amar Patnaik. Thank you, sir. So when the country is combating the onslaught of the coronavirus and have set up testing centers and isolation wards everywhere, the question is whether our preparedness would have been proved had the epicenter of the virus been somewhere within the country, Delhi, Mumbai, Kolkata, Bhopal, and not Wuhan. Whether our primary and secondary health infrastructure would have coped with the community spread hasn't happened, but if it happens. So the World Health Organization had estimated the country's health expenditure as a percentage of GDP at 1% in 2015. In 2021 Union budget, it is projected at 1.3% of the GDP. At the same time, in the budget, we have mentioned that 1,600 crore has been allocated towards health and wellness centers, with a target to have 70,000 functional HWCs by the end of the year, which appears highly improbable. The National Health Policy 2017 target of public health spending at 2.5% of GDP by 2025 is therefore unlikely at the current rate, and a major overhaul is needed. So in India, the out-of-pocket expenditure is very high for a particular household, and therefore the dependence on public health expenditure. The CAG's performance audit, sir, in 2017 of the National Rural Health Mission found significant shortfalls in availability of health facilities. 24% shortfall in availability of sub-centers, 28% in primary health centers, 38% in community health centers. 3 kilometers, at some places the distance between the sub-center and the village was 3 kilometers, unhygienic environments in some of the centers. There was a shortage of 64% in staff nurses and paramedical forces 34%. Now these two categories of staff are very crucial in case of community spread, because they have to give the community, lead the community surveillance. Now given this particular background, it is necessary that we have to do something very serious about increasing our expenditure in the public, in the primary and secondary health sector, and not just concentrate on the tertiary health sector. So when we combat situations like a cyclone, we have multi-purpose cyclone shelters. They are redundant, but they are very useful when a cyclone actually hits, and this has been proved in case of Odisha, where we have been able to evacuate people overnight to these cyclone shelters. Now, similarly, only 63 testing centers under ICMR currently is definitely not adequate. We are a signatory to the Astana Declaration. We have to ensure inclusive, effective, and efficient primary health care, and therefore I demand that the healthcare expenditure be prioritized on par with national disasters or defense expenditure as our first line of defense in war against diseases, sir. Thank you, sir. Thank you, Kumar Patnaik. Sushil Kumar Gupta. Sri Kanakamada Ravindra Kumar. Thank you, sir. After the bifurcation of the Andhra Pradesh state, the erstwhile state of Andhra Pradesh
and the present restitutory state of Andhra Pradesh came into existence in June 2014. There was a proposal from the state government at that time to Amravati Metro Rail Corporation has created and requested for metro rail for Vijayawada and Visakhapatnam metro cities. But due to financial assistances, the central government did not accept that on the ground that a light metro rail project has to be erected. Then the state government has entered into and requested the Korea and Malaysian Bank requested for financial assistance. They have supported the Korea present proposals have already been submitted. While the matter stood thus, the project has not been moved further on the ground that the government of AP did not submit any revised proposals with regard to continue the project with the finance of Korean Exim Bank with regard to the Visakhapatnam Metro Rail project. At the same time, the present state government did not take any initiative about the metro rail projects of Amravati and Visakhapatnam on the ground of, and they did not submit the proposals to the. Then the central government requested the AP government to submit a proposal to the external affairs, central government, and they will consider for the purpose of this thing. Therefore, I request the central government to take up these two projects, Amravati Metro Rail project and also Visakhapatnam Metro Rail, which was originally planned with 42 stations stretching over 42 kilometers with corridors. First one from Gazuvaka to Kommadi with 31 kilometers. Second one, Gurudwara to Old Post Office with 5 kilometers, and from Takicheklapalam to Chinnawalter. It has projected by the AP government. Now, since the AP government is not in a position to take up all these projects and taking a reverse decisions, that's why on that account, the government of Andhra Pradesh has proposed 3 capitals for the state of Andhra Pradesh. Now the companies are not coming forward. One by one they are going back. Similarly, the recent case is backing out the Korean Exim Bank from Visakhapatnam Metro Rail project also. Now in view of the after bifurcation, it is necessary to continue the projects. I request the central government to take up these 2 metro rail projects in the interest of development of government of AP and the public for the purpose of public facility, transport facility. Thank you, sir. श्रीमती विप्लव ठाकुर। शुक्रिया अध्यक्ष जी, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाना जा रही हूँ। हिमाचल प्रदेश जो है उसकी इकोनॉमी 2 ही चीज़ों पे निर्भर करती है, एक फ्रूट और दूसरा टूरिज़्म के ऊपर। और फ्रूट का वैसे ही बहुत नुकसान हो गया, बारिश और बर्फ़ पड़ने से जो ऑफ सीज़न पड़ी है, हिमाचल का फ्रूट बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। दूसरा जो था वो टूरिज़्म की वजह से हिमाचल की इकोनॉमी काफ़ी आगे बढ़ती है और लोग आते हैं, विशेष करके इन महीनों में जब बर्फ़ पड़ती है। लेकिन ये जो एक कोरोना वायरस पूरे दुनिया में फैला है, जिसका असर हिमाचल क्या पूरे भारत में हो रहा है, और जो होटल इंडस्ट्री है, जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है, उसको सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हिमाचल में सारे जो होटलों की बुकिंग कैंसिल हो चुकी हुई है और होटलियर्स बहुत ही परेशान हैं। उनको आर्थिक खुद से जूझना पड़ रहा है। जिन्होंने कर्ज लिए हुए हैं उनको आज मुश्किल हो रही है कि उनको हमने कैसे रीपे करना है। मैं ये चाहती हूँ कि सरकार इसके लिए एक पॉलिसी बनाए, टूरिज्म पॉलिसी होनी चाहिए, विशेष करके होटलियर्स के लिए, जहाँ पे जिन जिन प्रदेशों में उनकी इकोनॉमी टूरिज्म के ऊपर निर्भर करती है, होटल्स के ऊपर निर्भर करती है, उनको विशेष तरह का पैकेज दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके, इस नुकसान का जो है वो भुगतान कर सके। ये इसके लिए कोई ना कोई ऐसा सोच के स्टेट गवर्नमेंट के साथ बात करके इसके ऊपर कोई ना कोई निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा हिमाचल का होटलियर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ना तो उसके पास इतना पैसा है, ना ही वो इतना अमीर है कि वो अपने आप को इसके ऊपर उभर सके। इसलिए मेरा बार बार
भारत सरकार से ये रिक्वेस्ट है, ये प्रार्थना है कि वो स्टेट सरकारों से मिलके इसके बारे में बात करें और उनको उभारने की कोशिश करें, जिससे कि इस इंडस्ट्री को कुछ फायदा मिल सके और आने वाले समय में वो इसको आगे ले जा सके। आज हमारा होटेलियर जो है, हमारा हिमाचल का टूरिज्म जो है, वो बुरी तरह से इस नुकसान से ग्रस्त हो गया है। तो मेरा यही प्रार्थना है, यही रिक्वेस्ट है सरकार से, इसके बारे में जरूर सोचा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। श्री विनय डी तेंदुलकर, कोंकणी। Thank you, Speaker sir, for allowing me in my mother tongue. Speaker sir, गोंया भितर 1998 पयलीं ज्यो रेड्याच्यो झुंजी जाताल्यो ताका आमी धिऱ्यो म्हणटात, पण तशें 1998 ह्यो झुंजी बंद जाल्यो आनीक पर्यटन वेवसायाचेर आसूं किंवा स्थानीक वेवसायाचेर आसूं थोडीशी आवड आयली। स्पीकर सर, जशें तामिळनाडूक जलगट्टी खेळटात त्याच प्रमाणे कन्नडाकूय एका परवानगी आसा आनी हेका लागून खास ह्या बैलांक प्रशिक्षण दितात, ह्या झुंजी खातीर ह्या रेड्याक प्रशिक्षण दितात आनी गोंयान हो खेळ, गोंयान पोर्तुगीज येवचे पयलीं हो खेळ गोंयान जातालो स्पीकर सर, आनी हेजे भितर खूब मोठी गुंतवणूक आसा आनी स्थानिकांकूय हेतून भितर रोजगार मेळटा आनी त्याच प्रमाणे पर्यटकांकूय बळ मेळटा। हेजे खातीर हांव सरकारा कडेन मागतां की जशें तामिळनाडूत आनी कर्नाटकांत ह्यो बैलाचे खातीर जे खेळ जातात त्योच झुंजी गोंयानूय करपाक सरकारान परमिशन दिवचें हें सरकारा कडेन मागतां। धन्यवाद। तेंडुलकर जी, कोंकणीन उलयल्या बद्दल तुमचे धन्यवाद। This arrangement for interpretation has been done by a 21-year-old student of Delhi University who has been empaneled under the new scheme of consultant interpreters for different languages. I compliment the boy for doing an effective translation. श्री जयराम रमेश, इंटरप्रिटेशन वहाँ होता है, ये अंदर नहीं आ सकते हैं ना। The girl, sorry, girl, student. Jairam ji. On the Law Commission's report, on the Uniform Civil Code. Sir, in June 2016, the Ministry of Law and Justice made a reference to the Law Commission to examine all matters relating to the implementation of the Uniform Civil Code, which is a directive principle in our Constitution. On the 31st of August 2018, the Law Commission released a 185-page consultation paper, which is called Reform of Family Law. It has 4 chapters: marriage and divorce, custody and guardianship, adoption and maintenance, and succession and inheritance. And inevitably, sir, the chapter on marriage and divorce occupies most of the space in this major report. Sir, I would like to quote para 1.15 of this consultation paper. And it says, and this is the Law Commission saying, while diversity of Indian culture can and should be celebrated, specific groups or weaker sections of society must not be disprivileged in the process. Resolution of this conflict does not mean abolition of difference. This commission has therefore dealt with laws that are discriminatory rather than providing a uniform civil code, which is neither necessary nor desirable at this stage. This is the conclusion of the Law Commission. A uniform civil code is neither necessary nor desirable at this stage. Most countries are now moving towards recognition of difference, etc. Sir, the Law Commission then went on to say that
the way forward may not be a uniform civil code, but the codification of all personal laws so that prejudices and stereotypes in every one of them would come to light and could be tested on the anvil of fundamental rights guaranteed by the Constitution. By codification of different personal laws, one can arrive at certain universal principles that prioritize equity rather than the imposition of a uniform civil code. The Commission then suggested certain measures in marriage and divorce that should be uniformly accepted in the personal laws of all religions. These amendments include marriageable age for boys and girls at 18 years so that they may marry as equals, making adultery a ground for divorce for men and women, and to simplify divorce procedure. Recommendations were also made to abolish polygamy by law. Sir, I would like the Minister and the government to inform the House what action has been taken Right. with the recommendations of the Law Commission, and I would request you to allot some time for a discussion on this very important subject. We have been discussing this for years together. We need to discuss it further. Now the instead of Uniform Civil Code, Common Civil Code, that is what is being suggested. One has to discuss it, the House. One of the days we'll think about it. Sri Raju Chandrasekhar. Sir, thank you, sir. I'm drawing the attention of the House and the government, sir, on the issue of disability pension for our veterans, an issue I have raised repeatedly in this House since 2009. Sir, I believe it is time to review the rules and regulations and create new rules to ensure honor, fair and equitable compensation to those in the armed forces who have served and have suffered wounds, injuries and disabilities during their service. Sir, the House is aware and the government is aware that disability pension and the income tax exemption on that is started way back in 1921. And the rules have been since modified after the 1971 war, post the Sri Lanka conflict and the Kargil war. I think, sir, it is now time again to review it because of the recent controversies that have crept in. I have raised this issue earlier in the House, sir, and the Honorable Raksha Mantri had promised status quo at that time, and the matter had settled down till recently in 20 February 2020, a circular was issued by the Principal Controller of Defense Accounts that was circulated to various banks to deduct income tax for the pensions of disabled soldiers based upon a clarification issued by the CBDT in June 2019, despite the Supreme Court ordering a status quo on the issue. But responding to this, the MOD has swiftly acted with the suppression of that circular. Sir, while this government has taken significant steps for the welfare of our soldiers and veterans, including one rank, one pension, the National War Memorial that were pending for decades, it is clear that we need reforms in the disability pension area, sir. So I may make a few suggestions, sir. One is that, sir, there are several grey areas that have crept into these rules, and there is risk and there is some suspicion that some of these rules are being misused and subject to subjective interpretation. So that is one justification for a new set of rules. My second point, sir, or second rationale for new rules is the need to address the gap between the disability pension for the same wound and injury between the officers, JCOs and the other ranks, which are obviously widening, and are obviously unjustifiably unequal. And third, sir, it is necessary to bring the tax exemptions only on the disability component of the pension and not the whole pension. And the need for these new rules, sir, need to be politically championed and not seen as a bureaucratic initiative that is predictably creating pushback from the veterans. Sir, further, there is a long pending issue of enhanced pension for widows and invalidated out war disabled veterans, where after the demise, the invalidated disabled war veteran widows get only the disability, not the disability pension. So let me end, sir. Let us soldiers, veterans be confident that the country and the people haven't forgotten their service and the value their service to their country. Jai Hind, sir. Thank you. Sri Hussain Dadwai. Thank you, sir. The Finance Department has excluded small-scale ice cream manufacturers from GST composition scheme, whose turnover is up to rupees 50 lakhs only. Ice cream manufacturers used to come under the composition
scheme earlier. The composition scheme is meant for all taxpayers whose turnover was less than 1 crore. The central government has kept the ice cream businesses as a small cottage industry in the larger slab of GST, that is 18%, which is unjustified. It is our request that such injudicious imposition be lifted. Many times this question was raised. The manufacturers have submitted their memorandum to the concerned minister too. Big manufacturers like Vadilal, Havmor, Amul do not have to pay GST at the rate of 18%. So my request to government that small manufacturers of ice cream should be included in GST composition scheme. Thank you, sir. Thank you. आइसक्रीम ज़्यादा खाते हैं क्या? खिलाते भी? अच्छा, हमको कभी खिलाया नहीं. चलो. श्री राम विचार नेतम. Absent. सर. श्रीमती. धन्यवाद सर. प्लीज प्लीज. सर, एक बहुत महत्वपूर्ण मेरे क्षेत्र का मामला है कि कटनी गुमला NH 43 पर 450 करोड़ की लागत से 96 किलोमीटर की लंबाई वाली अंबिकापुर पत्थलगांव परियोजना 2016 में शुरू हुई, किंतु आज तक पूर्ण नहीं हो सकी। यह राष्ट्रीय राजमार्ग उड़ीसा से दिल्ली को जोड़ता है और व्यावसायिक दृष्टि से इस मार्ग पर काफ़ी व्यस्तता रहती है। इस मार्ग को बनाने वाली कंपनी डिफाल्टर हो गई और परियोजना आज तक पूर्ण नहीं हो सकी है, जिसके चलते इस मार्ग पर काफ़ी लंबा जाम होता है। बारिश के समय इस पर मार्ग पर चलना बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसके साथ ही साथ महोदय, NH 343 पर अंबिकापुर से गढ़वा रामानुजगंज के बीच की सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। यह मार्ग नक्सल प्रभावित क्षेत्र से गुजरती है तथा यह मार्ग महाराष्ट्र से बिहार को जोड़ता है। इस पर अंबिकापुर से रामानुजगंज तक 110 किलोमीटर का सड़क का निर्माण करना अति आवश्यक है। महोदय, ये जो क्षेत्र है, जैसा कि मैंने जिक्र किया है अभी, ये क्षेत्र, इस रोड की हालत इतनी जर्जर है कि वहाँ से उस रोड को छोड़ करके 100 किलोमीटर दूसरे रोड को पकड़ के जाना पड़ रहा है। ये स्थिति है महोदय। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपा करके इसे किसी भी हालत में चलने लायक बनाया जाए, जिससे कि चाहे बिहार झारखंड से छत्तीसगढ़ के जाने वाले लोग हों या फिर अंबिकापुर से जसपुर की ओर जाने वाले जितने भी हों, उनको कम से कम उन यात्रियों को एक सुविधा मिल सके, यातायात जो है बाधित ना हो, इसे कैसे सुगम बना जा सके। ये हमारा विषय नहीं है कि कौन कॉन्ट्रैक्टर कैसे काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये शासन का है। इसमें कैसे किसी भी हालत में इसे इस रोड को चालू कराया जाए, ठीक कराया जाए, दुरुस्त कराया जाए। मेरा आपके माध्यम से यही आग्रह निवेदन है। राइट। श्रीमती छाया वर्मा। धन्यवाद सर। मेरा विषय रसोई गैस के बढ़ती कीमतों पे है। सरकार की नीयत और नीति दोनों इसमें साफ नज़र नहीं आ रही है। उज्ज्वला योजना का जिस तरह से पूरे भारत देश में प्रचार प्रसार किया गया, लेकिन उस सिलेंडर की कीमत जो गरीब आदमी बनाते हैं, उस सिलेंडर की कीमत हर 6-8 महीने में बढ़ा दी जाती है। अभी दिल्ली में चुनाव हुआ, उसके पहले 145 रुपए की उसमें वृद्धि की गई। विषय पे बोलना, बीच में राजनीति, कोई सरकार का नाम नहीं देना। आपको मालूम है? जी जी। अब अच्छा बोलती बे, क्यों फिर? दिल्ली चुनाव विषय ही वही है सर। दिल्ली चुनाव के पहले 145 रुपए की वृद्धि की गई। दिल्ली का चुनाव का विषय बताए छाया जी। हो गया ना? 6-8 महीने में, हो गया ना? हर 6-8 महीने में रसोई गैस की कीमत बढ़ते जा रही है। खूब हो हल्ला होने के बाद 45 रुपए कम किया गया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमत कम हो रही है। उसके बावजूद भी रसोई गैस की कीमत आए दिन बढ़ते जा रही है। इससे गरीब व्यक्ति अपनी रसोई फिर से चूल्हे चौके की तरफ आ रहे हैं। लोग सिलेंडर की रिफिलिंग नहीं करा रहे हैं। अगर दूसरी बात मैं और कहूं तो राशन कार्ड में जो केरोसिन मिलता था
उस कोटा को भी आपने खत्म कर दिया, केरोसिन भी नहीं मिल रहा है, तो गरीब आदमी मजबूर हो गया है आज की परिस्थिति में। खाना बनाए तो बनाए किसमें, इधर मिट्टी तेल नहीं मिल रहा, इधर गैस की कीमत बढ़ गई है। तो ये मेरा सरकार से ये आग्रह है कि 2020 में जो कीमत बढ़ा रसोई गैस का उसे निरस्त करें और जो गरीब आदमी है उनको अच्छे से खाना बना सके, वो मिट्टी तेल भी आप केरोसिन का कोटा भी बढ़ाएं। धन्यवाद। धन्यवाद जी। श्री विजय गोयल। श्री अखिलेश प्रसाद सिंह। धन्यवाद सर। सर, मैं उत्तर बिहार में दूसरा एम्स बनाने हेतु प्रयास किए गए थे, जिससे कि क्षेत्र के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके। राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गई थी कि केंद्र सरकार ने इस योजना हेतु वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन 2 वर्षों से भी अधिक समय व्यतीत हो जाने के फलस्वरूप भी इस दिशा में कोई भी उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो पाई है। अंततः बिहार के मुख्यमंत्री जी द्वारा बताया गया था कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बिहार में दूसरा एम्स खोलने हेतु राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को रोक दिया गया है। वर्ष 2015-16 के केंद्रीय बजट में पूर्व वित्त मंत्री जी ने घोषणा की थी कि पटना के बाद बिहार राज्य में दूसरा एम्स स्थापित किया जाएगा, जो कि उत्तर बिहार के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। उल्लेखनीय है कि इस दूसरे एम्स की स्थापना हेतु कम से कम 500 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी, जबकि राज्य में भूमि अधिग्रहण किया जाना केवल इस राज्य में नहीं सर, कहीं भी किसी भी राज्य में भूमि अधिग्रहण एक कठिन काम है। और सच्चाई यह भी है कि राज्य सरकार द्वारा, अभी न्यूज़ में पढ़ा था अखबारों में कि केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए 5 एकड़ भूमि भी उपलब्ध करने से इनकार कर दिया गया था। राज्य में स्वास्थ्य सेवा की हालत बहुत खराब है और अभी विषय पर नीति आयोग के द्वारा बिहार में जो भिन्न भिन्न विषयों का, भिन्न भिन्न डिसिप्लिन का जो ये निकला है, उसमें 28 राज्यों में बिहार 27वें राज्य में है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि उत्तर बिहार में दूसरा एम्स स्थापित किए जाने हेतु गंभीर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, जिससे कि क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके। धन्यवाद अखिलेश जी। श्री सुरेंद्र सिंह नागर। माननीय सभापति जी, मैं देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा कि जो उन्होंने देश में वीआईपी कल्चर ख़त्म करने का काम किया और इसका असर भी दिखने लगा है। आम अति विशिष्ट व्यक्ति दिखने की जो ललक थी वो ख़त्म हुई है और आम व्यक्ति और विशेष व्यक्ति की में जो दूरी थी वो भी ख़त्म राजनीतिक क्षेत्र में इसके माध्यम से हुई। और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने इसका पूरी तरीके से पालन भी किया है और इसमें सहयोग भी किया है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोक सेवक हैं वो अभी भी अति विशिष्ट दिखने की जो संस्कृति है, जो लालच है अपना, वो मोह अभी नहीं त्याग पाए। और जब भी आप सड़कों पर जाएंगे और दिल्ली की सड़कों पर जाएंगे, देखेंगे कि जो सरकारी कार्यालयों में जो कारें हैं उनके आगे आपको लगा मिलेगा गवर्नमेंट व्हीकल, उसके पीछे ऊपर लिखा होगा भारत सरकार और उसके नीचे लिखा होगा गवर्नमेंट व्हीकल। और इससे अधिक जो डीएलवाई जो टैक्सी हैं, जो हायर्ड हैं सरकारी कार्यालयों में, उनके ऊपर भी देखने को मिलता है कि आगे भारत सरकार लिखा होता है, पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होता है, नीचे फिर भारत सरकार लिखा होता है। मेरा आपके माध्यम से यह कहना है कि जो लोग सेवक हैं और अन्य क्षेत्रों के जो सरकारी कर्मचारी, सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उनको इस प्रधानमंत्री जी के प्रयास को, जो आम व्यक्ति और विशेष व्यक्ति का अंतर उन्होंने खत्म किया है, ऐसे व्हीकलों पर मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए,
जिससे प्रधानमंत्री का जो प्रयास आम व्यक्ति और विशिष्ट व्यक्ति का जो अंतर खत्म करने का प्रयास है वो सही रूप में लागू हो सके। धन्यवाद। डॉक्टर एल हनुमंतैया। Thank you very much, sir. Sir, the position of Indian universities, I just wanted to draw the attention of the ministry and the government, sir. Sir, the recent survey of the world universities, the Indian institutions, about 26 different subjects have been improved in the top 150 universities, sir. But it is very sad to note, sir, out of 150 universities, not even a single Indian university is figured. That is the sad part of it. Sir, the top 10 universities in the world includes 5 in USA, 4 in British, 1 in Swiss countries, sir. Sir, out of 10 universities, 5 private universities, 4 public universities, and they enjoy the autonomy in full. Sir, these are all major centers of innovation in teaching and research because they are totally independent and they are out of bureaucratic interference and corporate meddling and political intervention from the political parties. This is the main features of these top 10 universities, sir. Sir, all the great universities are ideologically pluralistic. This is the point which we have to note down and follow in our country also. With a mix of left-thinking people, right-thinking people, and center also among the faculty and students. Sir, these universities are excellent in attracting and retaining the talent of the students as well as the faculty. Sir, these universities encourage their students to look at the issues through interdisciplinary lenses and to challenge their own professors in that university. Sir, the world's best universities all includes the alumni in their governance and reforms. Sir, in China particularly, out of these 2 decades, in the recent 2 decades, they have been, the state is funding the universities and they have figured in number 16, number 22, number 40 and number 54. Sir, the Indian universities, which are IIT Bombay is figuring at 152 and IISc Bangalore figuring at 182. Sir, the point which I wanted to make is our universities must be out of bureaucratic clutches and they should be totally, autonomy should be given, no political intervention should be there and they should be encouraged academically and ideologically. See, this is very important issue which I wanted to bring to you. Recently, IIT Mumbai, IIT Madras, they have improved their ranking. But please take note of that also. Sri Kailash Soni, please send. धन्यवाद माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैं हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी समस्या जो कोरोना वायरस से कम नहीं है उसकी तरफ माननीय सदन का और भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के संबंध में पूर्व में भी हमारे सदन ने चिंता व्यक्त की है और भारत सरकार द्वारा भी इस पर कार्रवाई की गई और 857 साइटों पर और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया। उसके बावजूद अभी जो हाल में 2-3 घटनाएं पूरे हिंदुस्तान में हुई हैं, हम उसकी तरफ सदन का और आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। हाल के दिनों में अभी देहरादून में 8 वर्ष की बच्ची को अकेला पाकर के उसके सगे भाई ने अपने 4 मित्रों के साथ मिलकर के बलात्कार किया और इन बच्चों की उम्र 9 साल से लेकर के 14 साल की है। जांच में पाया गया कि इन 5 लोगों ने ये फिल्म देखी थी, पोर्नोग्राफी फिल्म देखी, उसके बाद इस बात को परिणाम दिया। हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल में भी
पिछले बुधवार को सिविल इंजीनियर फाइनल ईयर का छात्र है, उसने एक 5 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने का प्रयास किया। पुलिस ने जांच में पाया कि उसने भी ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी की फिल्म देख करके इस हरकत को अंजाम दिया। इसी तरह से पटना में भी यह हरकत अभी पिछले 1 माह के भीतर ये वारदातें हुई हैं। वहां नग्न अवस्था में एक नौजवान की लाश पाई गई और उसके फोन में ये तथ्य पाए गए पुलिस की जांच में कि उसने भी ये पोर्नोग्राफी फिल्म देखी है। मान्यवर, आपके माध्यम से हम सदन का और भारत सरकार से ध्यान दिला करके इस पे स्पेसिफिक बहुत सख्त कार्रवाई, इस पे कैसे रोक लगेगी, इसके लिए पूरे हिंदुस्तान के लोग चिंतित हैं। अभी हमारे कैलाश सत्यार्थी जी जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त हैं, उनके द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। भास्कर अखबार के द्वारा भी अभियान चलाया जा रहा है। अभी रायपुर में वकीलों की, डॉक्टरों की, सारे बुद्धिजीवियों की भी कॉन्फ्रेंस हुई है। इस संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान हमें भारतीय टाइम हो गया, प्लीज। The leader of the house may recall that earlier we had set up a committee, ad hoc committee, and committee has gone through this issue. After consultation, they gave a very meaningful report. Let us have some time during the session to have discussion on that, and let the concerned ministries take note of those conclusions, and then go ahead with regard to bringing a suitable amendments to the law or need for any new law, whatever it is, that has to be. आप थोड़ा इसके ऊपर ध्यान दीजिए और आपस में भी चर्चा करके कुछ समय निर्धारित करने के लिए प्रयास करें। श्रीमती जया बच्चन। Thank you, sir. Sir, I apologize for the delay. I got held up. सर, कल सदन में संस्कृत को बढ़ावा देने की चर्चा हो रही थी, मगर आज तक इस सदन में हमने ये चर्चा नहीं की कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो रिटायर्ड टीचर्स हैं, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं हैं, उनके पेंशन के बारे में और उनके जो ग्रेच्युटीज़ वगैरह हैं उसके बारे में कभी हमने चर्चा नहीं की। हम कहते हैं कि भारत सदियों से गुरु को मार्गदर्शक मानता रहा है और हम विश्व गुरु बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जब तक गुरु दक्षिणा तो छोड़िए, उनकी कमाई का हिस्सा नहीं मिलेगा तो ये कैसे संभव होगा सर? मैं एक ही एग्जाम्पल दूंगी। जो पिछले साल 2019 में केंद्रीय विद्यालय संगठन की टीचर्स जो रिटायर हुई हैं, उनकी पेंशन वाज जस्ट गिवन टू देम ऑन द 15th and 16th of February आफ्टर 1 year। हैरानी की बात यह है कि केंद्रीय विद्यालय के शिक्षकों के साथ ये सब तब हो रहा है जब वे अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। 2019 में 19.54% of केंद्रीय विद्यालय students passed their board exams and set a record of highest passing percentage. In CBSE class 12 results of 2019, KV schools recorded all-time high success ratio of 98.5%. Obviously, teachers associated with KVS have a big role behind these good results. Sir, KVS, the primary teacher gets a salary of 50,000 rupees. Trained graduate teacher starts with 58,000 rupees approximately, and postgraduate teachers 65,000 rupees. When these teachers retire, if their last drawn salary, which is 90,000 rupees, then their pension comes to 28,000 after commutation. Looking at these approximate figures, I have discovered that they have not been given leave encashment, gratuity, and commutation money, which comes to almost 25 to 30 lakhs. And this is supposed to be given to them within 3 months of retirement, or else they will have to be given the amount with interest at GPF rate. I'm talking about the teachers who have
retired in 2019 after having served almost 30 years of their lives. This money, if deposited in the bank, earns them interest, which eventually helps them live a decent life, but unfortunately, this hasn't happened. Conclude now. Okay, sir. Sir, I would like to request the government through you, sir, before starting new schemes, to give the due respect to these teachers and enable them to live. Thank you, Jayaji. Dr. Sasmit.